हेलो, हाय, कैसे आप सब भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास। चलिए, आज का हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यानी ग्रंथि या ग्लैंड। ग्रंथि किसे कहते हैं भैया? ग्रंथि क्या चीज़ है, तो इसको हम समझते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, बोर्ड पर लिखी हुई है। बोलेंगे भाई, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों को श्रावण करने वाली रचना एवं कार्य में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को ग्रंथि यानी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक ग्रंथि हो गया। अब ग्रंथि कार्य के आधार पर ग्रंथि को तीन भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर ग्रंथि को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला भैया उसे बोलते हैं हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि, यानी बहिस्रावी ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और दूसरी वाली क्या है, आप कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड। जो तीसरी वाली होती है भैया मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। जो मिश्रित ग्रंथि में दोनों काम करती हैं, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कार्य करती हैं, उसे बोलते हैं क्या, मिश्रित ग्रंथि यानी भैया मिक्स्ड ग्लैंड। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम करके समझते हैं। तो पहले समझेंगे भैया बहिस्रावी ग्रंथि यानी भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो बहिस्रावी ग्रंथि, इसे थोड़ा समझते हैं, क्या समझेंगे। देखिए एक्सोक्राइन जो होती है, बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है, ये शरीर के बाहर नहीं होती है, ये शरीर के अंदर होती है, लेकिन कार्य में थोड़ा सा क्या होता है, इसकी भिन्नता होती है। ठीक है भैया, अब बहिस्रावी क्यों कहते हैं थोड़ा समझाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। यहाँ कह रहा है जो डेफिनेशन है, पहले परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। कह रहा भैया ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों तक वाहिकाओं की सहायता से पहुंचाती हैं, वे बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जितने बहिस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं। इसके बाद भैया सभी बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की नलिका पाई जाती है, जिससे नलिका में वो एंजाइम में प्रवाहित होते हैं। उन नलिकाओं को हम लोग भी केशिका कहते हैं। ठीक है, केशिका जो कैपिलरी होती है, केशिका होती है, उसमें क्या होता है, एंजाइम प्रवाहित होती रहती है। जिसमें जो इसकी जो एग्जांपल की तरफ बात की जाए, तो सबसे पहले देख लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि में। तो पहले पाता भैया सेरोमेन ग्रंथि। सेरोमेन ग्रंथि क्या होती है? तो सेरोमेन ग्रंथि जो भैया कान में हमारी पाई जाती है, जो हमारे कान में सेरोमेन ग्रंथि पाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है, उस सेरोमेन जो सेरोमेन ग्रंथि होती है, वो एक तैलीय पदार्थ सेरोमीन का स्राव करती है। कभी यह ग्रंथि कान में पाई जाती है जो सेरोमीन का स्राव करती है। वे सेरोमीन क्या होता है भैया, मोम का, यानी मोम बन जाता है, जो कान के अंदर होती है, इसे लोग देहाती भाषा में बोलते हैं खूंटी। कान के अंदर मोम बन जाती है, यही सेरोमीन का तैलीय पदार्थ होता है। ठीक भैया, यानी तैलीय पदार्थ होता है, उसमें धूल कण मिट्टी जाती है, क्या होता है, वो चिपचिपा सा का मोम बन जाता है, जो कान के पर्दा को रक्षा करता है और धूल कण जीवाणु से भी रक्षा करता है। ठीक भैया, इसके बाद आता है दूसरा वाला, इसे बोलते हैं माइबोमियन ग्रंथि। क्या होती है भैया? माइबोमियन ग्रंथि। माइबोमियन ग्रंथि का भी आंख में होती है, आंख यहाँ किनारे किनारे यानी आंख के कगारों पे होती है। क्या लिखा है भैया, यह ग्रंथि क्या होती है, यह ग्रंथि पलकों की कगार पर पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रंथि क्या होती है, जो माइबोमियन ग्रंथि होती है, ये पलकों की यहाँ कगार पर पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, तैलीय चिपचिपा पदार्थ का श्रावण करती है। ये तैलीय पदार्थ क्या होते हैं, जिससे कि ये जो चिपचिपा पदार्थ, जिससे क्या होता है, ये पलके आपस में चपकते नहीं है। क्योंकि भाई कभी भी आप देखिए सोते हैं जागते वैसे भी रहते हैं, तो ये पलके आपस में जल्दी चिपकते नहीं है, तो ये चिपकने से बचाती है, पलक को आपस में चिपकने से बचाती है। और यही तैलीय पदार्थ बाद में इकट्ठा होकर आंख के किनारों पर चिपक आता है, जिसे हम लोग भैया क्या बोलते हैं, बोलते हैं कीचड़ बोलते दिया, कोई कीचड़ बोलते हैं। यहाँ पे एकदम किनारे व्हाइट व्हाइट से चिपचिपा सा निकल आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीचड़। ठीक है, तो आगे से बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरे स्थान पे आती है, इसे बोलते हैं जाइस ग्रंथि। जाइस ग्रंथि क्या होती है, ये भी आंख में पाई जाती है, सिंपल सा। ये क्या होती है, ये ग्रंथियां क्या करती है भैया, ये जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथियां तैलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं। तो तैलीय पदार्थ का श्रावण करते हैं, जिससे क्या होता है, बरौनियां आपस में चपकती नहीं है। ये बरौनियां कभी भी आपस में चपकेंगी नहीं, कभी भी नहीं चपकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहिस्रावी ग्रंथि। आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बताते हैं इसके। हो गया भैया, देखिए पहला पॉइंट देखिए, नंबर 4 देखिए, लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड क्या होती है, ये हमारे आंखों के ऊपर, ये यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, हमारे आंखों के ऊपर यहाँ पे पाई जाती है,
जो एक आंख में 3 संख्या पाई थी। एक आंख में कितनी होती है? 3 ग्रंथियां होती हैं और दोनों आंख में 6, टोटल 6 अश्रु ग्रंथियां होती है, यानी अश्रु ग्रंथियां, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्रंथि या ग्लैंड। तो भैया अब आगे समझिए थोड़ा सा। ये जो ग्रंथि होती है, बोलेंगे यह ग्रंथि आंखों के हल्का ऊपर पाई जाती है। जो मानव में इनकी संख्या कितनी होती है भैया? किराया मानव 3 जोड़ी होती है। तो यहाँ जो देखो हम आंख यहाँ बना दी है सिंपल। देखिए ये आंख, इसके ऊपर 3 जोड़ी, 1 2 3, यानी एक आंख में 3 अश्रु ग्रंथियां होती है, यानी लेक्राइमल ग्लैंड होती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ जो देखिए जो आंसू का जो ग्रंथि होती है आंसू का निर्माण करती हैं। इसमें से क्या होता है? एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम में निकलता है। ठीक है। आंसू क्या होता है? आंसू में कौन से एंजाइम पाई थी? लाइसोजाइम नामक एंजाइम आंसू में पाई थी। तो यहाँ देखिए जो आंख में किनारे किनारे पे यहाँ पे ये जो हल्का सा गुलाबी या लाल रंग का होता है एकदम किनारे किनारे पे यहाँ पे मांस के थोड़ा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पंकटम। पंकटम क्या करता है? ये पंकटम होता है जब हम किसी भी बात पे जो भावुक होते हैं या फिर गुस्सा होते हैं किसी भी बात से, हमारी आंख में थोड़ा सा जब आंसू आंख भर जाती है तो ये आंख भर जाती है हल्का हल्का, तो ये पूरा कंट्रोल क्या करता है भैया? ये पूरा उसको भर लेता है। यहाँ पूरा आंसू जाके यहाँ पे भर जाता है। जैसे आंसू की मात्रा बढ़ती है तुरंत आंसू टपकना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ सिंपल से कहता है आंखें भरी भरी होती है। जब आंखें भरी भरी होती है, गिरती नहीं, आंसू बाहर नहीं निकलता है, वो कहाँ जाके स्टोर रहता है भैया? पंकटम पे। ठीक है, पंकटम पे रहता है। जैसे आंसू की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है? आंसू निकलने लगता है। जैसे आपको पता है हमारी आंख में कितनी अश्रु नलिकाएं पाई जाती हैं? 6 या 12। ठीक है, 6 से 12 अश्रु नलिकाएं पाई जाती हैं। 6 से 12 अश्रु नलिकाएं जो आंसू का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसको वहां पढ़ाएंगे जब। ठीक है, अभी आप समझिए। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे? इसके सबसे थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तो श्वेत ग्रंथि आती है। श्वेत जो होती है, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या होती है? अब देखो श्वेत ग्रंथि जो होती है भैया सिंपल श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि ये पसीना का निर्माण करती है। क्या ग्रंथि क्या होती है भैया? पसीना का निर्माण करती है। ये सर्वाधिक मात्रा में हाथ के पंजा और पैर के तलवे में पाए जाते हैं। ठीक भैया, जो क्या होता है ये पसीना का निर्माण करती है। ठीक भैया, कह रहा है इनकी संख्या जो श्वेत ग्रंथि है मानव शरीर में इनकी संख्या लगभग 20 से 25 लाख होती है। ठीक भैया, 20 से 25 लाख होती है। ठीक भैया, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तैली ग्रंथि। तैली ग्रंथि क्या होता है? यहाँ देखिए तैली ग्रंथि का है जो बोलते सेबेकस ग्लैंड। यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ, यानी यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ या सीबम का निर्माण करती है। क्या भैया? सीबम का। ये तैली पर सीबम होता है, हमारी त्वचा को चिकना बनाता है। जैसे नाक पे देखिए बहुत ज्यादा लगता है ऐसे चिपचिपा सा, ये नाक पे होता है। अब आप देखिए पूरा ऑयली ऑयली जो स्किन होती है पूरी, तो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? ये सीबम, यानी सीबम का निर्माण करता है। आप कभी नाक पे दाबेंगे तो व्हाइट रंग का निकलेगा, चिपचिपा जो व्हाइट सफेद सफेद नाक जब दाबेगा तो थोड़ा थोड़ा तो देखिएगा उसमें से चिपचिपा सफेद सफेद निकलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं सीबम। जिससे क्या चेहरा ऑयली ऑयली चिकना दिखाई पड़ता है। ठीक भैया, अगला देखिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लार ग्रंथि, इन्हें सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि क्या होती है इसको हम आपको पाचन में डिटेल बताएंगे, अभी थोड़ा समझिए बस। यहाँ पे क्या होता है भैया? लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि होती है मानव मुख गुहा में, यह मानव के मुख गुहा में पाई जाती है। जो लार या पाचक एंजाइम का स्राव करती है। जो लार अर्थात पाचक एंजाइम का स्राव करती है, जिसमें आपको पता है लार ग्रंथि में कौन सी मुंह में कौन सी एंजाइम पाई थी, इसको आपको मैं बताऊंगा पाचन में। जब वहाँ पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन पोषण में तो वहाँ बताऊंगा। तो मानव के मुख गुहा में क्या पाई थी भैया? टाइलिन नामक एंजाइम पाई थी। कौन सी भैया? टाइलिन नामक। ठीक है, टाइलिन पाई थी, लाइसोजाइम पाई थी, 3-4 एंजाइम पाई जाती है, उसको बताऊंगा न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब यहाँ समझिए। अब यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझिए। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। मानव में 3 प्रकार की होती है, 3 जोड़ी होती है। मानव के 3 जोड़ी होती है। क्या होती है? 3 जोड़ी पाई जाती है लार ग्रंथियां। राल नहीं भैया, लार लार दी आती है, लाल बोल दी कहीं रालवा छुई शुरू का, तो राल नहीं होता, शुद्ध होता है लार। ठीक भैया, अब कह रहा है पहली होती है जो कर्ण पूर्व ग्रंथि। कर्ण पूर्व जो कान से पहले होती है, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, यानी बोलेंगे भैया पैरोटिड सेरेब्रली ग्लैंड। पैरोटिड क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में? पैरोटिड। तो बोलेंगे यहाँ सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, सिर्फ लार ग्रंथि। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैरोटिड, यानी कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। ठीक है, उसके दूसरे स्थान पे आती है भैया अधोजीवा, जिसे बोलते हैं हम सबलिंगुअल। अधोजीवा आती से क्या बोलते हैं भैया? सबलिंगुअल, जीभ के नीचे होती है। ठीक है, दूसरे पे तीसरे नंबर पर आती है अधोहनु। क्या बोलते हैं भैया? अधोहनु,
इसे हम दो नाम से जानते हैं अभी इंग्लिश में, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल। ठीक है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल दो नाम से जानते हैं। ठीक है, अधोवन। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, ये एंजाइम का स्राव करती है। कौन सी एंजाइम भैया, हमने बताया टाइलिन। ठीक है, टाइलिन है, लाइसोजाइम है, बहुत सारे एंजाइम है। तो अभी इतना आप स्क्रीनशॉट नोट करिए तो आगे बताते हैं। ठीक है, हो गया भैया, चलिए आगे देखिए। तुम्हारा जो अगला यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं, जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियां क्या होती है भैया, जठर ग्रंथियां क्या होती है, हमारे शरीर में अमाशय के पास पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, यह ग्रंथि पाचक एंजाइम का स्राव करती है। ठीक भैया, पाचक एंजाइम का स्राव करती है। ठीक भैया, पाचक एंजाइम का स्राव करती है। अब पाचक एंजाइम कौन कौन से भैया, जितनी पाचक एंजाइम होती है जठर ग्रंथियों में, कौन कौन सी एंजाइम होती है, ध्यान समझिए। तो कौन कौन सी भैया, रेनिन होती है, पेप्सिन होती है, लाइपेज होती है। इसे हम आपको पाचन में पढ़ा दिए हैं, वहां पे जाकर देखिए, न्यूट्रिशन पोषण में आपको बता दिया गया। ठीक है, इतनी सी हो गई। आगे समझ थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो ग्रंथि भैया रेनिन क्या होती है, जठर ग्रंथि रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज आदि एंजाइमों का श्रावण करती है। आगे समझते हैं यकृत, जो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से भैया यकृत। ये समझ थोड़ा सा। लीवर, यहाँ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यहाँ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो लगभग 1.5 किलो की होती है, 1.5 kg, यानी भी क्या होती है, 1500 ग्राम की होती है। जो कि भैया, जो उदर गुहा में यानी पेट में, जो उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे तथा अमाशय के ठीक ऊपर दाहिने तरफ स्थित होती है। डायाफ्राम के ठीक नीचे और अमाशय के ठीक ऊपर दाहिने तरफ स्थित होती है, दाहिने तरफ स्थित होती है। ठीक है, यकृत की इंडोथेलियम कोशिकाओं के बीच में, यकृत के इंडोथेलियम कोशिकाओं के बीच में कहीं कहीं पर क्या भैया, भच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी फैगोसाइट सेल पाई जाती हैं। कभी कहीं कहीं पर भच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कुप्फर कोशिका कहते हैं, यानी कुप्फर सेल कहते हैं। ठीक भैया, उन भच्छी कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कुप्फर कोशिका। इसका काम क्या होता है, यह मृत आरबीसी, जो कुप्फर कोशिका होती है, मृत आरबीसी, रोगाणु, जीवाणु को आदि को नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, अब थोड़ा समझे अगर इसके बारे में, यकृत के क्या कार्य है, तो इसके भी बहुत सारे कार्य हैं। तो यहाँ समझते, पहला कार्य समझते हैं इसका, कि यह विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित करते हैं। क्या भैया, विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित करता है। ठीक भैया, उसको संचित करता है। नंबर 2 बात कर लें, यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक पदार्थ होता है, इसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलने का काम करता है भैया, यूरिया को सॉरी यकृत करता है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है, क्या नंबर 3 देखिए, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई थी। एग्जाम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत उठता है भैया, पुनरुद्भवन एग्जाम में कई बार पूछा गया सिंपल सा, कि शरीर में से कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी स्वतः जलन की क्षमता पाई जाती है, ये अपने क्षतिग्रस्त भाग को पुनः निर्माण कर लेते हैं। वो कौन सा भैया, तो लीवर यानी यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है जो भैया अपने कटे हुए भाग यानी क्षतिग्रस्त भाग को पुनः निर्माण कर लेता है, इसके लिए बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो भैया पुनरुद्भवन क्षमता किसमें पाई जाती है, हमारे किस अंग में, तो सिर्फ लीवर यानी यकृत में पाई जाती है। ठीक भैया, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, कि यह मृत आरबीसी का भक्षण करता है, जिसमें जो फाइगोसाइट कोशिका होती है भैया, यह मृत आरबीसी का भक्षण करती है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कह रहा है यह हिपैरिन नामक एक प्रोटीन का स्राव करता है, एक हिपैरिन नामक प्रोटीन का स्राव करता है, जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। कभी आप सोचे कि रुधिर बहता रहता है और क्या होता है, उसके अंदर कभी अंदर नहीं जमता, चोट लगने पर जम जाता है, और चोट न लगने पर क्या होता है, शरीर के अंदर कभी नहीं जमता। तो शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता, इसका क्या रीजन है भैया, तो बोलेंगे हमारे रुधिर में हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो यकृत से स्रावित होता है, जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। ठीक भैया, उससे अगला पॉइंट क्या था भैया, यहाँ पे दे रहा है कि यह श्रवण क्या है, यार रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग यानी थक्का बनने में, यह रुधिर स्कंदन में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का संश्लेषण करता है। यानी जब चोट लगती है, चोट लगने पर रुधिर बहता रहता है, तो रुधिर बहते बहते कुछ देर बाद ऑटोमेटिक 5 से 6 मिनट में रुधिर जम जाता है, यानी रुधिर का थक्का बने, पपड़ी जम जाती है ऊपर जहाँ कटा रहता है। तो रुधिर के थक्का बनने में तो यकृत किसका करता है संश्लेषण भैया, तो करता है भैया प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है, जो रुधिर को थक्का बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं या मदद करते हैं। ठीक भैया,
ये थक्का बनाता है, रुई का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, इतना नोट करें फिर बताते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो भैया ये हो गया, हो गया ठीक है। अब देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है कि ना यह उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। जो यकृत होता है भैया एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। इससे जो अगला पॉइंट है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। कि यानी भैया कह रहे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो भैया वो क्या होता है, यकृत होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो कह रहा है अगला पॉइंट कि भ्रूण अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन नहीं वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में आता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण मतलब होता है जब तक बच्चा पेट में भ्रूण है। ठीक भैया, जब तक वो पेट में तब तक क्या हो, भ्रूण है। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो, जब तक वो पेट में है तब तक क्या भ्रूण कहलाएगा। जैसे ही पैदा होगा वो नवजात शिशु कहलाता है, बेबी कहलाता है। ठीक भैया, लेकिन जब तक पेट में रहेगा तो भ्रूण कहलाएगा। तो भ्रूण यानी भी भ्रूण अवस्था में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे कैसे होता है, तो बोलेंगे लीवर यानी यकृत के मीसोडर्म से, जो मीसोडर्म होती है उन कोशिकाओं से आरबीसी या ब्लड का निर्माण होता है। ठीक भैया, तो आप देखिए अगला पॉइंट क्या कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है पित्त रस का श्रावण कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो आप बताए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार, बहुत ज्यादा मोस्ट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंस में बोलेंगे यकृत का श्रावण कहाँ से होता है, यकृत का श्राव कहाँ से होता है। तो भैया सब लोग तो भाई पित्ता से टिक मारे खटाखट, पित्ता से, ठीक है पित्ता से, जो कि पित्ता से एकदम से भाई पूरी तरह से गलत है। तो भैया पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। वो पित्ताशय जाके इकट्ठा रहता है। ठीक है, पित्त रस का स्राव होता है यकृत से, जब पित्ताशय एक थैली छोटी सी होती है उसी में रहता है। तो भाई पित्त रस में क्या होता है, दो वर्णक पाए जाते हैं भैया। एक होता है बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन होता है भैया इसकी गड़बड़ी से क्या होता है, बहुत ज्यादा इस गड़बड़ी से पीलिया रोग हो जाता है भैया। कौन सा भैया, पीलिया यानी जॉइंटिस बोलते हैं। तो रोग के बारे में अलग से बताएंगे आपको, जब रोग पढ़ाएंगे टॉपिक तो बताऊंगा। तो पीलिया हो जाता है। अब भैया बिलहर्डिन, जो बिलहर्डिन होता है ये क्या होता है, ये उसी में पदार्थ होता है जो क्षारी होता है, और पूरे भोजन को, ये दोनों मिलकर बिलहर्डिन और बिलहर्डिन पूरे भोजन को क्षारी बना देते हैं। पूरे भैया पूरे भोजन को क्षारी बना देते हैं। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। जो यकृत होता है भैया कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। अगर वसा सही तरह से इस्तेमाल नहीं होती है तो वसा जम जम कर एक कोलेस्ट्रॉल बना लेती है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक आने का कारण बन जाता है। इसलिए जब जो लोग कभी बड़े बहुत मोटे होते हैं, एकदम खतरनाक होते हैं, एकदम धांसू होते हैं, उन लोग में क्या होता है, वसा जो फैट होती है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये आपस में इकट्ठा और क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। ज्यादातर मोटे लोग भी कहते हैं इनको होता है हार्ट अटैक, क्योंकि भैया उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। वो ज्यादा काम तो करते नहीं है, बॉडी को तगड़ा बना लेते हैं, धांसू हो जाते हैं, कुछ करते बढ़ते हैं नहीं वैसे, इसलिए क्या होता है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है हार्ट अटैक आने का कारण बन जाता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। तो यहाँ ये क्या होता है, लीवर में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है भैया, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसमें कोशिका होती है जो हिपैटिक कोशिका होती है लीवर में, क्या होती है भैया, हिपैटिक कोशिका। जो हिपैटिक कोशिका होती है क्या होती है, हिपैटिक कोशिका, इसमें हिपैटिक कोशिका ही पाई जाती है। ये हिपैटिक कोशिका की गड़बड़ी से क्या होता है, इसमें एक बीमारी हो जाती है, उस रोग का नाम बोलते हैं भैया हम लोग क्या, हेपेटाइटिस, जो होता है हेपेटाइटिस बी सी डी। तो खतरनाक बीमारी होती है, रोग के बारे में आपको वहां पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद आंतरिक ग्रंथियां हैं। आंतरिक ग्रंथियां आंत में जो हमने पढ़ा इसको आपको मैं बता दिया था। पाचन में, छोटी आंत में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है, आपको वहाँ पाचन न्यूट्रिशन यानी पोषण में बता दिया गया था, वहां पे जाकर देखिए पढ़ लेंगे। इसके लिए ट्रिक बताए थे, छोटी आंत में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है, मैंने ट्रिक बताया था। वो ट्रिक कौन सी थी, लैला समाई छोटी आंत में। अब जाइए वहां देखिए पोषण में कहाँ लैला समान कहाँ निकली। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको सुन लीजिए। ओके भैया, अब देखिए इसके बाद देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से। ठीक है, इतना नोट कर लिए, फटाक से पढ़ जाते हैं।